नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। मध्य प्रदेश में अभी तक अवैध शराब बनाने के मामले सामने आते थे। अब तो पुलिस की नाक के नीचे ड्रग्स बनाई जा रही है। ये ड्रग्स प्रदेश के युवाओं और बच्चों को सप्लाई की जा रही है। प्रदेश में ड्रग्स माफिया ने अपना जाल फैला दिया है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स पेडलर बन गए हैं और युवाओं को किशोरी को ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। आसपास के तमाम राज्यों में ड्रग्स माफिया के तार जुड़े हुए हैं। पूरा सिंडिकेट सक्रिय है। इस फलते फूलते कारोबार को बढ़ावा देने के लिए अब ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री भी राज्य में पकड़ा रही है। भोपाल में एक फैक्ट्री पकड़ाई थी, लेकिन न जाने कितनी और फैक्ट्री चल रही होंगी जिनकी कोई जानकारी नहीं है। ड्रग्स युवाओं और बच्चों को बीमार बना रही है। उनका भविष्य चौपट हो रहा है। परिवार नष्ट हो रहे हैं। बच्चे, किशोर, युवा गलत संगति में पढ़कर अपराध की दुनिया में दाखिल हो रहे हैं। आखिर इन सब पर रोक कैसे लग सकती है? युवाओं और बच्चों को ड्रग्स के जाल में कैसे बचाया जा सकता है? आज की चर्चा इसी विषय पर। पहले देखिए ये रिपोर्ट। पिछले दिनों जब भोपाल में ड्रग्स सप्लाई करने और ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ था, तो ये तो तय हो गया था कि मध्य प्रदेश अब ड्रग माफिया के जाल में फंसता जा रहा है। अभी तक तो यहाँ पर ड्रग की खेप बरामद होती थी, लेकिन अब ड्रग की फैक्ट्री भी पकड़ी जा रही है। लेकिन अब मध्य प्रदेश के बड़े शहरों में खुलेआम ड्रग्स बिक रही है। इंदौर जैसे शहरों में तो गली गली ब्राउन शुगर और चरस आसानी से मिल जाती है। छोटे छोटे बच्चे और महिलाएं ड्रग्स पेडलर बना रहे हैं। महिलाओं पर शक नहीं होता, उनकी तलाशी नहीं ली जा सकती। यदि तलाशी लेना हो तो महिला पुलिस बुलाना पड़ता है, और महिला पुलिस की संख्या मध्य प्रदेश में बेहद कम है। इसलिए महिलाएं आसानी से इस कारोबार में फल फूल रही हैं और ड्रग्स पेडलर बनकर ड्रग्स की सप्लाई कर रही हैं। ड्रग्स सप्लाई करने वाले सप्लायर से 10 से 15 ग्राम ड्रग्स लेते हैं और उसे 1-1 ग्राम की छोटी पुड़िया बनाकर सप्लाई कर देते हैं। एक पुड़िया पर लगभग 300 रुपए का मुनाफा होता है, और आमतौर पर मांग ज्यादा बढ़ने के कारण ड्रग्स की फैक्ट्री खुलने लगती है। और अब ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि मध्य प्रदेश के बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों और कस्बों में ड्रग्स के कारोबारी युवाओं और बच्चों को अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं। भोपाल में जो ड्रग्स फैक्ट्री पकड़ाई थी, उससे 18 लाख युवाओं को नशा सप्लाई किया जा सकता था। बीते 21 सितंबर की बात है, जब बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम में पहुंची मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से महिलाओं ने शिकायत की थी कि इंदौर के वाल्मीकि नगर, जगदीश नगर, गोविंद कॉलोनी, सुगंधा नगर, वृंदावन कॉलोनी, गोविंद नगर, पटेल बस्ती, रामनगर, अवंतिका नगर, कुएं वाली गली, सुंदर नगर और बड़ा भागीरथपुरा में छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं। ड्रग्स के कारोबारी इन बच्चों को पुड़िया पहुंचाने के 20 से 50 रुपए देते हैं। इन बच्चों पर पुलिस को कोई शक नहीं होता। इंदौर में ड्रग्स एडिक्ट को बच्चों का हुलिया बता दिया जाता है और वह बच्चे से पुड़िया ले लेता है। बच्चे पकड़े जाते हैं तो कोई बड़ा अपराध भी दर्ज नहीं हो सकता। कानूनी कमजोरी का फायदा उठाकर नारकोटिक्स और पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। और ये ड्रग तस्कर किशोर से लेकर युवाओं तक सभी को ड्रग्स पहुंचा रहे हैं। इनके हाथ बहुत लंबे हैं और पहुंच बहुत तगड़ी, लेकिन ये काला धंधा बच्चों को और युवाओं को खोखला कर रहा है। काहे का नशा करते हो? जो मिल जाए। क्या क्या? गांजा, चरस, गोलियां, सिलोचन, दारू। कोई मना नहीं करता आपसे? नहीं, घर वालों को ही पता है। तो नहीं मिलता हो तो? नहीं मिलता तो बर्दाश्त कर लेते। अच्छा, अभी क्या सूंघ रहे थे कपड़े में? मैं कहाँ सूंघ रही था, अभी यही बच्चे लोग सूंघ रहे थे। सर छोड़ने की तो सोची यार, नशा मुक्ति भी काट के आ गए इसी चक्कर में 3 साल। माल निकलते वही फ्रेंड सर्कल, वापस से वही नशा पत्ता, वापस सीखना पड़ जाता है। ये
बेहद गंभीर मुद्दा है कि कैसे ड्रग्स की चपेट में मध्य प्रदेश आता जा रहा है। तमाम शहर में अलग अलग क्षेत्रों में ड्रग्स की सप्लाई लगातार बढ़ती जा रही है और खासकर इसकी चपेट में आ रहे हैं युवा और बच्चे। इसी गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, इसके समाधान भी निकालने की कोशिश करेंगे। और चलिए, अलग अलग जगह से संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पहले समझते हैं कि शहर में कितनी जगहों पर यह सक्रियता से चल रहा है। इंदौर से संवाददाता हमारे साथ योगेश राठौर जुड़ गए हैं, भोपाल से संवाददाता शबाना हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसी के साथ जबलपुर से संवाददाता सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाह रही हूं। देखिए, ये गंभीर मुद्दा है कि कैसे ड्रग्स की चपेट में पूरा शहर आता जा रहा है, लगातार इसकी सक्रियता बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो इंदौर में वो कौन से क्षेत्र हैं, कितने क्षेत्र अभी तक इसकी चपेट में आ चुके हैं और कितनी सक्रियता से ये वहां पर बढ़ता जा रहा है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ड्रग्स कारोबार दिन पर दिन देश के साथ मध्य प्रदेश, खासकर इंदौर जैसे शहर में बढ़ रहा है। इंदौर जो है वो आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और इस आधुनिकता की दौड़ में जो है ड्रग्स का कारोबार बहुत फल फूल रहा है। अब हम आपको बता दें कि जो आपने पूछा है कि किस क्षेत्र में, सबसे बड़ा जो क्षेत्र है वो है विधानसभा क्रमांक 3 यानी कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का क्षेत्र। जो आपने सूची बताई, उस सूची पर गौर करने वाली बात यह है कि सूची अभी नहीं जारी हुई। ये सूची का कारोबार बहुत सालों से हो रहा है, लेकिन जब नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय क्षेत्र के विधायक चुने गए तब उनके सामने ये सारी बातें सच्चाई आई कि इस क्षेत्र में कितना बड़ा कारोबार चला ड्रग्स का। और इसमें युवा बहुत बुरी तरह से ड्रग्स के कारोबार में लिप्त हो रहे हैं और महिलाओं का आना और बच्चों का आना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी है, लोगों के घर में गरीबी है, ये लोगों को इस धंधे में धकेल रही है। विधानसभा 3 में जो है नगरीय प्रशासन मंत्री के सामने कई बार इस क्षेत्र के लोग, महिलाएं आई है कि इस क्षेत्र में ड्रग्स का कारोबार चल रहा है। जो क्षेत्र है वो बहुत गंभीर विषय है। इससे पहले जो कांग्रेस के विधायक संजय शुक्ला जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं, तब भी इस क्षेत्र में कारोबार चल रहा था और ये आज 1 साल 2 साल 5 साल से नहीं है, कई सालों से इंदौर शहर में ड्रग्स कारोबार चल रहा। और हम आपको बताते हैं जिस तरह से ये इंदौर शहर जो एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से बाहर के युवा यहाँ पर आ रहे हैं, हॉस्टल कल्चर बढ़ गया है। हॉस्टल कल्चर बढ़ने से जो है युवा जो है अब ड्रग्स लेने लग गए हैं। इसमें एमडीए में ड्रग्स हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया और फीम हो गई। ये ड्रग्स बहुत आसानी से लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि आसानी से, यानी कहीं ना कहीं पुलिस अपने काम में विफल होती नजर आ रही। हम आपको बता दें कि एक और सबसे बड़ा कारण यहाँ पर यह है कि जो भागीरथपुरा क्षेत्र है वो भी एक बड़ा गढ़ है और कैलाश विजयवर्गीय मंत्री, जो मध्य प्रदेश शासन के मंत्री, उन्होंने इस बात का संकेत खुलेआम मंच से दिया था कि राजस्थान का जो क्षेत्र है प्रतापगढ़, वहां से ड्रग्स सप्लाई हो रही है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज भी वहां से किसी तरह का कोई ड्रग्स की जो यहाँ से जो आना जाना है वो नहीं रुक रहा है। जो मुंबई का क्षेत्र है वहां से ड्रग्स बड़ी संख्या में यहाँ आ रहा है इंदौर में, और पुलिस सिर्फ दावे करती है कि आज हमने 75% लोगों को बिल्कुल योगेश, देखिए, पुलिस के दावे तो हैं कि इस पर प्रभावी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो नीतियां चलाई जा रही हैं वो कितनी प्रभावी है, इस पर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। लौटती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता शबाना भी बनी हुई है। शबाना, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ। देखिए, इस समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र कौन से हैं भोपाल में, ये भी बताइए, और क्यों इसकी सक्रियता इतनी ज्यादा, इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है? क्या वाकई प्रशासन जो कदम उठा रहा है वो इसके लिए काफी नहीं है? शबाना, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, आपका माइक अनम्यूट कीजिए। शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? चलिए, शबाना की आवाज नहीं पहुंच पा रही, दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। तब तक हमारे साथ जबलपुर से सोमनाथ भी जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं और जानना चाहूंगी जबलपुर के ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां पर सबसे ज्यादा सक्रियता इसकी है और कौन से क्षेत्र के बच्चे और युवा सबसे ज्यादा इसकी चपेट में हैं? देखिए, बात की जाए तो जबलपुर जिले के सभी क्षेत्र ऐसे प्रभावित है क्योंकि लगातार जो नशा वृत्ति है वो सबसे ज्यादा बढ़ रही है और छोटे छोटे बच्चों में देख रहा है कि जो सोल्यूशन का एक नशा होता है उसके द्वारा लगातार बच्चों द्वारा किया जा रहा है। और जिस तरह अभी पूर्व में कल गांजे पे भी रात में कार्रवाई की गई है, तो इसमें सबसे प्रमुख है कि पुलिस की, प्रशासन की ढीला ढलाई करते हैं और लगातार देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। और अभी नए एसपी आए हैं, पुलिस अधीक्षक संपत
जी, तो उनके द्वारा अभी पूर्व में कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे, बैठक लिए गए, तो जिससे अब जबलपुर में 1-2 दिन में कुछ कार्रवाइयां की गई है। लेकिन बात की जाए तो ड्रग्स के मामले में भी जबलपुर में पूर्व में कार्रवाई हुई थी, कई साल हो चुके, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं। लेकिन नशा जो सामग्री है वो लगातार बिक रही है अवैध तौर पर, चाहे वो अवैध तौर पर शराब की बात की जाए, चाहे गांजे की बात की जाए, चाहे ड्रग्स की बात चाहे और भी चीजों की बात की जाए, तो लगातार इसकी बिक्री हो रही है। और इसमें सबसे प्रमुख है कि राजनीतिक संगठन के लोग भी इसमें शामिल है, तो इसका जो प्रमुख खामियाजा वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और सबसे खास बात है कि युवा वर्ग सबसे ज्यादा इसमें पीड़ित हो रहा है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूलों के बाहर पहले भी प्रतिबंधित किया गया था कि पान चाय जो पान के ठेले हैं वो ना लगाए जाएंगे, लेकिन अभी भी स्कूल के आसपास जो पान की दुकानें और जो ये संचालित किए जा रहे हैं शराब की दुकानें भी आसपास है, तो इसको रोक लगाना अति आवश्यक है, नहीं तो ये बड़ा एक बड़ी बात हो जाएगी। बिल्कुल सोमनाथ, जिस तरह से आपने बताया, देखिए रोकथाम के लिए यहाँ पर प्रभावी कदम तो उठाने होंगे, लेकिन देखना होगा कि क्या कुछ कदम प्रशासन की ओर से उठाए जाते हैं। फिलहाल आपके पास मैं वापस लौटती हूँ, हमारे साथ शबाना भी लगातार बनी हुई है भोपाल से। शबाना, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी शबाना, जवाब दीजिए ना। देखिए लगातार ड्रग्स की सक्रियता मध्य प्रदेश में बढ़ती जा रही है, क्योंकि राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी अब कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे लगातार प्रभावित हो रहे हैं। इसकी सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं युवा और बच्चे। आखिर क्यों इसकी सक्रियता इतनी बढ़ती जा रही है? क्या प्रशासन के जो दावे हैं वो अब धरातल पर नजर नहीं आ रहे हैं? देखिए, मैं साफ तौर पर आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से नशे की लत में जो है युवा आ रहे हैं और प्रदेश के लोग इसकी जद में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये भविष्य के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि जो युवा भविष्य बनाएंगे, अगर वो ऐसी जद में आएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रदेश का जो है वो उत्थान होता हुआ नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे लगातार ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं। जो इंदौर लगातार स्वच्छता के मामले में नंबर, वहां गली गली में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। राजधानी भोपाल की अगर मैं बात करूं तो बहुत सारे इलाके ऐसे बहुत छोटे इलाके हैं, जैसे अंबेडकर नगर की बात करूं या इसके अलावा गीतांजलि चौराहा, वाजपेयी नगर, मल्टी, अन्ना नगर, इसके अलावा जो झुग्गी वाले जितने इलाके, वहां छोटे बच्चों को गुमराह करके और युवाओं को गुमराह करके इस तरीके की लत लगाई जाती है और उनके साथ भविष्य में भी ऐसा खिलवाड़ किया जाता है। जाहिर सी बात है, नशा मुक्ति केंद्र चलाया गया, नशा मुक्ति केंद्र बनाया गया है, जहां पर लोग रहते भी हैं। शराब लगातार 1 से 1.5 साल छोड़ने की उनके साथ जो है कोशिश की जाती है, प्रशिक्षण दी जाती है, लेकिन उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो फिर से उसी लत में लग जाते हैं। जाहिर सी बात, आप साफ तौर पर देखेंगे लगातार ड्रग्स पर प्रशासन जो है वो कार्रवाई करता है, पुलिस कार्रवाई करता है। कई ज्यादा सफेद जो नशे होते हैं वो पकड़े जाते हैं और कई तरह के जो नशे हैं वो पकड़े जाते हैं। बावजूद इसके भी जो बच्चे हैं वो नशे की जद में है। हमने भी 2-3 युवाओं से बातचीत की जो शराब के नशे में थे, ड्रग्स के नशे में थे, और उन्होंने व्हाइट पाउडर जो है वो रुमाल में रखते सूंघ रहे थे। तो हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर यही कहना था कि नशा मुक्ति केंद्र में 3 साल रहने के बाद भी जब बाहर आए तो आदत ऐसी है कि वो छूट नहीं रही है और वहां पे भी लोग समझाते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, बावजूद इसके भी नशा वो लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पर संगत का भी असर होता है, लेकिन जाहिर सी बात है एक तरफ प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है और कानून बनाने की जरूरत है, और दूसरी बात आप देखेंगे घर पे माता पिता और बच्चों को भी जागरूक होने की जरूरत है। एक तरफ जहां मोबाइल में लगातार ऐसे वीडियो सामने आते हैं, बच्चे कोशिश करते हैं कि इसके जरिए क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है इंसान के शरीर में, वो जानने की कोशिश करते हैं। कई बार सोशल मीडिया देख के भी बच्चे उसकी लत में आ जाते हैं। और दूसरी तरफ आप देखेंगे लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं जिससे नशा करने से बच्चों के शरीर जो है इस तरीके से डैमेज होते हैं, उनकी बॉडी में कुछ भी नहीं बच पाता और लास्ट में बिल्कुल डैमेज तो देखिए बच्चों की बॉडी होती है। और युवा जिस तरह से इसकी लत में आ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि युवाओं से जिक्र किया, तो हमने भी अपने दर्शकों को सुनाया है। एक युवा वो खुद ये बता रहे हैं कि वो नशे के आदी हैं, नहीं मिल पाता है तो कंट्रोल करते हैं। वो 3 साल तक नशा मुक्ति केंद्र में रहकर भी आए हैं, लेकिन उसके बाद भी वो उस लत से बाहर नहीं निकल पाए। इस पर मैं आपके पास आती हूँ शबाना, वापस लौटकर इंदौर से हमारे साथ योगेश भी लगातार बने हुए हैं। योगेश, मैं सीधा आपके पास आ रही हूं। देखिए रोकथाम को लेकर जहां हम बात कर रहे हैं, हम लगातार ये बात करते हैं कि प्रशासन किस तरह की नीतियां चला रहा है जो प्रभावी तौर से इस पर काम करे, लेकिन क्या इसको लेकर कि बच्चों की भागीदारी इसमें कितनी है, युवाओं की भागीदारी इसमें कितनी है, कोई डाटा उपलब्ध है जिसके तहत, जिसके आधार पर कोई काम किया जाए, रोकथाम के लिए कोई काम किया जाए? देखिए ऋषिका, मैं आपको बता दें कि इंदौर शहर जो जिस तरह से आधुनिक, हमने पहले भी कहा है, सबसे बड़ा कारण यहाँ पर ड्रग्स और जो नशीले पदार्थों के सेवन का सबसे बड़ा कारण है पब कल्चर।
अब पब कल्चर आने से क्या हो गया कि जो महिलाएं, जो आपने देखा कि बच्चे जो छोटी छोटी बस्तियों में ड्रग्स बेच रहे हैं, इनको वहां पर ड्रग्स आसानी से उपलब्ध हो जाती है पब वालों को, और पब कल्चर होने से ये यहाँ पर ड्रग्स आसानी से पहुंच जाती है और इंदौर का युवा जो है भटक रहा। आपने आंकड़े की बात करी, तो जो नारकोटिक्स विभाग है या पुलिस विभाग है, ये आंकड़े जो देता है वो बहुत पुख्ता नहीं होते हैं आंकड़े। मतलब यानी हमने कुछ समय पहले नारकोटिक्स एसपी से बात करी, उन्होंने बोला कि पिछले 2 साल से ज्यादा इस साल हम लोगों ने बहुत ज्यादा कार्रवाई की, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि कार्रवाई तो की, लेकिन जिस तरह से लगातार ड्रग्स के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई, पुलिस का जो लेन देन का जो आरोप लगता है, वो कहीं ना कहीं साबित भी होता है कि ये ऐसा ही नहीं चलता। अब जैसे इंदौर शहर में गली गली में जो ड्रग्स बिक्री है, ये पुलिस को लेकिन नहीं पता जिस है तरह क्या? से आप बता रहे हैं योगेश के बच्चों की भागीदारी इसमें लगातार बढ़ रही है, तो बच्चों के लिए फिर वैकल्पिक क्या हो सकता है? रोजगार के अवसर बढ़ा देने चाहिए या फिर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए? इसमें किस तरह से बच्चों को इससे दूर रखा जा सकता है? देखिए, बच्चों को रोजगार के उपलब्ध जब कराएंगे जब वो एजुकेट होंगे। अभी तो जो बच्चे इस तरह के व्यापार व्यवसाय में वो जो एजुकेट ही स्कूल ही नहीं जाते, माँ बाप उनको स्कूल नहीं भेजते हैं, और कई बार तो ये होता है कि बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं और माँ बाप ड्रग्स बेच रहे हैं। तो जब तक आप माँ बाप को और इस छोटी बच्ची अवेयरनेस कैंप नहीं चलाएंगे, नारकोटिक्स विभाग, पुलिस विभाग, प्रशासन जब तक इन लोगों को अवेयर नहीं करेगा, इनके घर में इतना राशन होना चाहिए, इतनी आर्थिक सहायता पहुंचना चाहिए, इतना रोजगार के साधन मुहैया होना चाहिए कि इस धंधे से वो दूर रहे। धंधे में आने का उनका कारण उनका मजबूरी, और यही मजबूरी होती है कि इस तरह के धंधों में इन लोगों को लपेट रही है, और महिला बच्चे जो है, ठीक है, बच्चों को यानी एक बड़ा हम ये मान सकते हैं कि एक तो शिक्षा का अभाव भी है, दूसरा रोजगार की वजह से मजबूरी के कारण बच्चे ये करने लग जाते हैं। मैं आपके पास लौटती हूँ, हमारे साथ रिटायर्ड डीआईजी मनोहर वर्मा भी जुड़ गए। मनोहर जी, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी पर। और सर, मैं सीधा आप ही के पास आ रही हूँ। देखिए, बेहद गंभीर ये मुद्दा है। मध्य प्रदेश लगातार नशे की चपेट में आता जा रहा है और सबसे ज्यादा युवाओं और बच्चों को प्रभावित कर रहा है। हम अगर बेचने की बात भी कर रहे हैं तो इसमें महिलाएं और बच्चों को आगे कर दिया जाता है, और जो इसे ले रहे हैं वो भी युवा ही हैं। ऐसे में इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं वो कितनी प्रभावी हैं? नमस्कार आपको और अनादि टीवी के माध्यम से जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं और दर्शक देख रहे हैं, सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। ये एक देखिए बहुत ही प्रासंगिक विषय है, और इस विषय को हैंडल करने के लिए हमें 2 पहलुओं को देखना पड़ेगा। पहला पहलू है कि हम इन ड्रग्स को 0 टॉलरेंस लेवल तक किस तरह नियंत्रित कर सकते हैं। इसमें मुख्य भूमिका है वो पुलिस की। और दूसरा जो पहलू है, जो अभी योगेश जी भी बात कर रहे थे, वो है एक ऐसे वातावरण के निर्माण करने का जिसमें कि हमारे जो युवा है, खास करके युवा और बच्चे, वो इन ड्रग्स की तरफ आकर्षित ना हो। इन दोनों पहलुओं पर हम लोगों को साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा। जैसा ड्रग्स की बात है, तो ये जो अभी बता रहे थे कि एसपी नारकोटिक्स ने आंकड़े बताए, वो आंकड़े गलत होते हैं। आंकड़े गलत नहीं होते, आंकड़े सही होते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम इसकी चेन पूरी इन्वेस्टिगेट करके जो इसका किंग पिन है, जो सोर्स है, जहां से ये चल रहा है, वहां ले जा करके क्रश करें उनको। तब जा करके हम इसको बहुत मिनिमम लेवल पे कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि यूजुअली होता है क्या है कि जो ड्रग पैडलर्स होते हैं, वो पैडलर्स वगैरह जो पकड़ में आते हैं, तो उनकी जो चेन है कि उनके पास कहाँ से आया, और उनके पास अल्टीमेटली जो सोर्स है, जो सप्लाई कर रहा है, जो इनका डॉन है, उस व्यक्ति तक पहुंच करके उनको इन प्रकरणों में शामिल करके जब हम प्रोसिक्यूट करेंगे, तो फिर ये जो सप्लाई हो रही है इसको हम ज्यादा अच्छे से लेकिन इस तरह के कानून तो मनोहर जी पहले से ही चलाए जा रहे हैं, तो क्या देखिए, जिस तरह से बच्चों को इस धंधे में जो लोग धकेलते हैं उनके खिलाफ जो कड़े कानून है, तो फिर क्या उनका कोई महत्व नहीं है? क्योंकि इस तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं कि जब कोई पकड़ाता है तो वो चेन जो जिससे जुड़े हुए होते हैं उनको पकड़ने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन उसके बाद भी तो सक्रियता बढ़ ही रही है। नहीं मैम, इसमें मैं निवेदन ये करना चाहूंगा कि उससे जुड़े हुए जो मुख्य व्यक्ति हैं, वो मुख्य व्यक्ति तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन मुख्य व्यक्तियों की, देखिए हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो चलता है सबूत के आधार पर। कोर्ट में कोई चीज प्रमाणित होनी चाहिए, और आप प्रोसिक्यूट जब करते हो तो प्रोसिक्यूट करने के लिए आपका एविडेंस होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति इन्वॉल्व है। क्योंकि नारकोटिक्स एक्ट इतना सक्षम एक्ट है कि उसमें बड़े अच्छे पनिशमेंट्स हैं।
तो जब उसमें बड़े पनिशमेंट हैं तो निश्चित तौर पे कोर्ट ये भी देखती है कि किसी तरह से कोई गलत व्यक्ति तो हमारे यहाँ पे प्रोसिक्यूट नहीं हो रहा है। और इसीलिए जो एक्विटल्स होते हैं वो एक्विटल्स इसी आधार पर होते हैं कि हमारा कानून की जो संरचना वो इसी तरह की है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसके ऊपर ये जिम्मेवारी होती कि वो प्रमाणित करे कि ये वास्तव में दोषी है। तो इन लोगों तक पहुंचने के लिए जो नेटवर्किंग होती है, जिस तरह से ये लोग ऑपरेट करते हैं, तो जो पेडलर्स पकड़ लिए तो पेडलर्स के बाद उनको पता ही नहीं होता है उन पेडलर्स को भी कि उसके बाद कहाँ से आया और उनके बाद कहाँ से आया। क्योंकि तो जो बच्चे और महिलाएं पकड़ी जाती हैं, जिन कड़े कानूनों की आप बात कर रहे हैं, उसके तहत कार्रवाई तो होती ही नहीं है। कड़े कानून नहीं, कार्रवाई होती है मैम, कार्रवाई होती है, लेकिन कार्रवाई में क्या हुआ कि पेडलर तो बहुत सारे हैं जिनको आपने कुछ छोटे से पैसे दे करके नौकरी पे रखा हुआ है, वो पकड़ के चले भी जाते हैं, लेकिन जो मुखिया हैं वो मुखिया तो बच जाते हैं ना, मुखिया तक पहुंच नहीं पाते। तो हमें आवश्यकता इस बात की है कि उन मुखिया तक पहुंचे। उसके लिए हमें जो हमारा इंफॉर्मेशन नेटवर्क है और जो हमारे इन्फॉर्मर्स हैं उनको भी बहुत अच्छे इंसेंटिव देने की आवश्यकता होगी और फोकस करना होगा कि उनको जा करके हम हिट करें। जब ये सारे बड़े बड़े पेडलर्स हिट होना शुरू हो जाएंगे और ये क्रश होंगे, तभी जा करके हम इस ड्रग की जो सप्लाई है उसको जीरो टॉलरेंस लेवल तक ला पाएंगे। तो एक ये पहलू है मैम, इसके ऊपर आवश्यकता है और पुलिस इसके लिए कोशिश करती है, लेकिन निश्चित तौर पे उसके लिए जो एविडेंस कलेक्शन की बात आती है वहां जाकर कहीं ना कहीं वो चेन ब्रेक हो जाती है, लेकिन उसके लिए प्रयास की जरूरत है और वो प्रयास करके उसको मिनिमाइज करना आवश्यक है। मनोहर जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि एक पहलू तो ये हो गया, दूसरा आपने पुलिस का यहाँ पर जिक्र किया था कि पुलिस को यहाँ पर अब सख्ती से काम करना होगा क्योंकि वो चेन पकड़ने की जरूरत है। लेकिन देखिए ऐसे मामलों में अब क्या करना चाहिए? क्या बच्चों को यहाँ पर कानूनी सुरक्षा दे देनी चाहिए ऐसे मामलों पे जो बच्चे ड्रग्स बेचते हैं, और अगर ये दी जाएगी तो फिर कैसे दी जाएगी? नहीं मैम, देखिए ये मैं दूसरा पहलू जो बात कर रहा था वो कर रहा था इन्वायरमेंट का। इन्वायरमेंट में हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाना पड़ेगा कि जो बच्चे कुछ स्ट्रेस के कारण ड्रग्स लेने लगे हैं तो वो स्ट्रेस उनकी डिस्ट्रीब्यूट हो, हमको तनाव कम करना होगा। आज आप देखिए जितनी भी आत्महत्या के भी प्रकरण होते हैं सब स्ट्रेस के कारण होते हैं। तो हमें बच्चों से, पेरेंट्स को बच्चों से कम्युनिकेशन बढ़ाना पड़ेगा, पेरेंट्स को बच्चों का मित्र बनना पड़ेगा, ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा कि बच्चे जैसे मित्र से अपनी चीजें शेयर करते वैसे माँ बाप से शेयर करें। तो एक तो ये बच्चों के साथ में हमारी जो हैंडलिंग है वो बहुत अच्छी करना होगी। दूसरी बात है हमारे जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहाँ पर भी जो हमारी फैकल्टी है, जो टीचर्स हैं, उनको हमारे बच्चों का मित्र बनना पड़ेगा। वहां पर भी एक ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा कि सारे बच्चे ऐसे उसमें लगे कि उनको ड्रग्स की तरफ आकर्षित होने का कोई अवसर ही ना मिले। और यदि वहां पता लगता है कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो ड्रग सप्लाई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो उन सबके खिलाफ जो है आपको रेस्टिगेशन की कार्रवाई करके और ऐसे लड़कों का अलग से एक पूल बना करके उनको किस तरह से इस हैबिट से हटाया जाए वो करना पड़ेगा। और जो लोग नशे की आदत में हैं उनके लिए रिहेबिलिटेट करने के लिए हमको इवन ब्लॉक लेवल तक भी व्यवस्थाएं करना होंगी, स्कूल्स कॉलेजेस में भी ऐसे लोगों को। मनोहर जी, देखिए जिस तरह से आपने बताया दोनों ही पहलुओं पर ध्यान देने की अब बेहद ज्यादा जरूरत है, आवश्यकता इसकी है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। सोमनाथ, मैं आपके पास आ रही हूँ, एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। देखिए जबलपुर में आपने राजनीतिक संरक्षण की बात भी कही थी कि राजनीतिक संरक्षण के वजह से ये जो सक्रियता है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके अलावा अगर हम दूसरी चीजें, जिस तरह से वातावरण, एक एनवायरनमेंट बनाने की बात मनोहर जी ने भी अभी की थी कि एक वातावरण भी वैसा बनाया जाए, तो ऐसे में जो सामूहिक जागरूकता अभियान है, क्या उसको चलाने की कोई प्लानिंग जबलपुर में है? क्योंकि इसको लेकर देखिए प्रशासन की तरफ से भी कोशिश की जाती है कि जब ड्रग्स की बात आती है तो माता पिता भी इसको लेकर जागरूक हों, क्योंकि युवा और बच्चे जब इसकी चपेट में आते हैं तो पहले जो अलर्ट होना चाहिए वो माता पिता को ही होना चाहिए कि वो उस तरह की शिक्षा उनको दे। इस तरह की कोई वहां पर कार्यक्रम होते हुए अभी तक जबलपुर में नजर आए हैं या फिर आगे के लिए कोई इस तरह की प्लानिंग है? सोमनाथ, अपना माइक अनम्यूट कीजिए आप। जी, कार्यक्रम तो लगातार पूर्व में हुए हैं लेकिन अभी कुछ समय से नहीं हुए। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जागरूकता कार्यक्रम स्कूल और कॉलेजों में चलाना चाहिए और इसमें प्रशासनिक और जनप्रतिनिधि दोनों को और एनजीओ और जो समाज सेवी है उनको सबको आगे आना पड़ेगा। नहीं तो एक जो बात की जाए तो देश भर में ड्रग्स और जैसे नशावृत्ति और जो नशे का कारोबार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको विशेष तौर पर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे खास बात है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आप पूरे
देश भर में देख लें तो वहाँ पे हालात यही है, छोटे छोटे बच्चे या भिक्षावृत्ति कर रहे हैं या नशे की लत में है, लगातार नशा उनके द्वारा किया जा रहा है। तो इसकी रोकथाम के लिए सबको एक साथ मिलकर कार्य करना होगा। बिल्कुल सोमनाथ, इसकी रोकथाम के लिए सभी को साथ में मिलकर काम करना होगा, लेकिन देखना होगा कि कितना कुछ धरातल पर नजर आता है। फिलहाल आप दोनों का ही जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में लगातार अवैध शराब बनाने वाले मामले तो सामने आते ही रहे हैं, लेकिन अब ड्रग्स की सक्रियता बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश लगातार ड्रग्स की चपेट में आ रहा है और सबसे ज्यादा जो इसकी चपेट में आ रहे हैं वो हैं युवा और बच्चे, क्योंकि बच्चे और महिलाएं जब इसको सप्लाई करते हैं तो उनके ऊपर कोई कड़े प्रावधान लागू नहीं हो पाते, कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती और इसकी वजह से लगातार इसको बेचा जा रहा है और युवा इसे खरीद रहे हैं और वो इसे लेते हैं। जिस तरह से आपने बातचीत भी अभी सुनी, मनोहर जी ने भी जिस तरह से कहा कि एक तो पुलिस की सक्रियता यहाँ पर होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई उनकी तरफ से की जानी चाहिए, दूसरी तरफ इस तरह का वातावरण, इस तरह का एनवायरनमेंट बनाया जाए कि बच्चे और युवा इससे दूर रहें। कहीं ना कहीं इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चलाने होंगे। शिक्षा के अभाव में, रोजगार के अभाव में जो बच्चे इसमें संलिप्त होते जा रहे हैं उस पर भी ध्यान देना होगा। गंभीर विषय है ये, जिस पर समाधान तलाशने की अब बहुत ज्यादा जरूरत है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम अनादि विशेष में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।